नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी मामले को लेकर बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल की जाएगी। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट पर सुनवाई के लिए रोक लगा दी है और कल सभी पक्षकार अपना पक्ष रखेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले पर बड़ा अपडेट। अब इस पूरे मामले को लेकर कल सुनवाई की जाएगी। वाराणसी कोर्ट ने के सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कल सभी पक्षकार अपना पक्ष रखेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट। अब इस पूरे मामले को लेकर कल सुनवाई की जाएगी। वाराणसी कोर्ट ने के सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईओयू की ओर से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्णिया के बीडीओ के 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला। तो बीडीओ के 4 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। अजय कुमार के ठिकानों पर ईओयू की टीम ने दबिश दी है। पूर्णिया के डगरुआ प्रखंड के बीडीओ हैं अजय कुमार। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अजय कुमार प्रिंस पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं आय से 229% अधिक संपत्ति इनके पास से जब्त की गई है। पूर्णिया, पटना और वैशाली में इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई होती हुई पश्चिम बंगाल के दालकोला में भी छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईओयू की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई। पूर्णिया के बीडीओ के 4 ठिकानों पर इस वक्त ईओयू की टीम छापेमारी कर रही है। अजय कुमार के ठिकानों पर इस वक्त दबिश दी गई है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अजय कुमार प्रिंस पर ईओयू की टीम ने केस दर्ज कर लिया है। आय से 229% अधिक संपत्ति इनके पास से मिली है। पूर्णिया, पटना, वैशाली के अलावा पश्चिम बंगाल के दालकोला में इस वक्त ईओयू की टीम इनके 4 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी अमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अभी तक की छापेमारी में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कितने आय से अधिक संपत्ति मिली है और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि इनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होने का प्रमाण मिला था आर्थिक अपराध इकाई को और गुप्त सूचना मिली थी जिसका सत्यापन आर्थिक अपराध इकाई के जो टीम है उनके द्वारा एडीजी मेयर हसनैन खान ने करवाया और उसी के तहत जो जानकारी प्राप्त हुई और जो साक्ष्य मिले उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। 4 ठिकानों पर ये रेड चल रही है, जिसमें बिहार के 3 ठिकाने हैं और एक बंगाल का ये ठिकाना है जहां पे ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो जानकारी मिली है कि कई दस्तावेज मिले हैं, जमीन से जुड़े हुए बैंक पासबुक मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं और कैश भी बरामद हुआ है। कहा यह जा रहा है, जो जानकारी दिया गया है आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी है नैयर हसनैन खान, उनके तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 229% आय से अधिक संपत्ति इनका है। जो इनका आय का स्रोत है उससे 229% अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित कर रखी है अपने नाम से, अपने परिवार वालों के नाम से और उन्हीं को खंगालने के लिए या फिर यूं कहें तो उनका विस्तृत जो जानकारी है, लेखा जोखा हासिल करना चाहती है आर्थिक अपराध इकाई और इसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। 4 ठिकानों पर रेड किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि देर शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और उसके बाद विस्तृत जानकारी जो है वो आगे मीडिया से साझा किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 229% अधिक संपत्ति का होना कहीं न कहीं ये बताता है। बिल्कुल, चलिए अमित, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। आपके पास अपडेट के लिए फिर से वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते आगे। सास बहू के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन गोपालगंज में एक ऐसी खबर सामने आई है जो सबको चौंका देगी। आपको बताते चले कि यहाँ पर एक बहू ने अपनी सास के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जो इस वक्त पूरे समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला शराबबंदी कानून से जुड़ा है। घर में महीनों से चल रही मिनी शराब फैक्ट्री को पकड़वाकर समाज को शराब मुक्त बनाने का संदेश बहू ने दिया है। ये पूरा मामला मांझागढ़ थाना के फुलवरिया गांव का है। पुलिस टीम ने शौचालय टंकी के पास जमीन के अंदर शराब की टंकी का खुलासा करने के बाद उसे ध्वस्त कर दिया। मकान के अंदर रसोई घर में मिनी शराब फैक्ट्री चलाने के लिए रखे गए गैस चूल्हा, शराब बनाने वाले उपकरण, केमिकल समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। महिला शराब तस्कर शारदा देवी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तस्वीरें देखिए आप, जहां पर घर में सालों से मिनी शराब फैक्ट्री चल रही थी
और यहाँ पर समाज को शराब मुक्त बनाने के लिए बहू ने एक बड़ा कदम उठाया है सास के खिलाफ और फिलहाल शराब तस्कर शारदा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टंकी होती है, उसी के पास एक गहरा गड्ढा, छोटा सा और गहराई में खोदा हुआ गड्ढा था, जिसमें कि शराब बनाने के जितने सारे अवयव होते हैं उसकी बरामदगी हुई और उसके साथ ही साथ 52 लीटर जो देशी शराब है, निर्मित शराब, वो बरामद हुआ। और इसके साथ ही साथ जो उपकरण होते हैं, गैस चूल्हा हुआ, सिलेंडर हुआ, बहुत सारे अन्य उपकरण की बरामदगी हुई। इस प्रकार से एक मिनी अल्कोहल फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ और एक महिला की गिरफ्तारी हुई और 52 लीटर शराब की बरामदगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से हमारे सहयोगी गोविंद कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये पूरी कार्रवाई माझागढ़ थाना क्षेत्र के एक फुलवरिया गांव है, वहां पर पुलिस के द्वारा की गई है और एक महिला जो है उसके द्वारा मिनी शराब फैक्ट्री का जो धंधा था वो घर में ही चलाया जा रहा था और महिला की बहू इससे आजिज होकर पुलिस को सूचना दी थी और उसने बताया था कि घर में कैसे उसकी सास जो है शराब की फैक्ट्री जो है चला रही है और जिस जगह पर शराब को जो इकट्ठा किया गया था, छिपाया गया था, वहां पर पुलिस को जो है पहुंचना बेहद मुश्किल था। लेकिन उस महिला की जो बहू है उसने बताया कि किस तरह से जो शौचालय की टंकी होती है उसके ठीक बगल में एक अंडरग्राउंड जो है टंकी बनाया गया था और उसी टंकी में शराब को जो है छिपा कर रखा गया था। पुलिस जब वहां रेड करने पहुंची तो तकरीबन 52 लीटर जो है देसी शराब मिला। इसके अलावा 42 लीटर अनिर्मित शराब मिला और जो शराब बनाने वाले उपकरण है वो महिला के जो किचन है वहां से बरामद किए गए और एक महिला को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जिस जगह पर जो शराब मिली है उसे पुलिस ने सील कर दिया है और ये जानने की कुछ पता लगाया जा रहा है कि ये शराब की सप्लाई कौन करता था और यहाँ से जो शराब जो बनाए जाते थे महिला के द्वारा, वह शराब कहाँ कहाँ पहुँचाए जा रहे थे। गोविंद, क्या इसमें बस महिला की संलिप्तता है या फिर परिवार के किसी और सदस्य को भी इसमें गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस को अब तक जानकारी मिली है उसमें एक महिला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा महिला के पास कौन लोग जो थे और जो शराब का केमिकल और जो उपकरण था वो पहुंचाते थे और महिला किसके जरिए शराब की सप्लाई अलग अलग जगहों पर कराती थी, क्योंकि ये मिनी शराब फैक्ट्री है जहां पर कार्रवाई की गई है। और शराब, चलिए गोविंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां पर गुरारू एसबीआई बैंक में डकैती की घटना सामने आई है। आपको बताते चले कि 4 की संख्या में यहां पर डकैत पहुंचे थे, जिन्होंने 16 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर गया से, जहां पर गुरारू एसबीआई बैंक में डकैती की घटना सामने आई। 16 लाख रुपए की डकैती हुई है। 5 की संख्या में डकैत यहां पर पहुंचे थे। हथियार के बल पर डकैती की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया और बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर यहां पर 16 लाख रुपए की लूट की गई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 16 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गया से हमारे सहयोगी एलन लिली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एलन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? डकैतों की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि अपराधियों द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और दिन दहाड़े एसबीआई बैंक में घुसकर हथियार के बल पर लूटपाट की गई है। आपको बता दें कि जैसे ही आज सुबह 10 बजे के बीच एसबीआई बैंक खुलती है और ठीक उसी समय 5 की संख्या में जो रहे नकाबपोश अपराधी जो है वो ग्राहक बनकर अंदर घुसते हैं और घुसने के साथ ही बैंक मैनेजर व जो कैशियर है उसे अपने कब्जे में लेते हैं और लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि 16 लाख रुपए की लूट हुई है। वही उन अपराधियों के द्वारा लॉकर की चाबी की मांग की गई थी, लेकिन जो चाबी है उसे नहीं दिया गया। नहीं देने के एवज में कई मैनेजर जो कैशियर है उनके साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो पुलिस है पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और जगह जगह पर जो वाहन चेकिंग है वो लगाया जा रहा है। लेकिन एक बड़े सवाल है, गया में दिन दहाड़े जो अपराधी है वो बैंक में घुसते हैं और डकैती करके बड़े ही आराम से चले जाते हैं। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व अपराधियों ने बाके बाजार थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप को भी आग के हवाले कर दिया गया था, लेकिन उस मामले में भी अभी तक एक भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर जरूर प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि लगातार एक सप्ताह के अंदर एक से बढ़कर एक 3 से 4 बड़ी घटनाएं होती है, लेकिन अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। फिलहाल अपेक्षा है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। जी चलिए एलन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। आपको
आपको खबर बताते हैं कटिहार से, जहां पर आयुष्मान भारत योजना में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बताते चले कि ये योजना प्रधानमंत्री की ओर से इसलिए लाई गई थी क्योंकि जिन मरीजों की जो आर्थिक हालत है वो सही नहीं है और वो मरीज इलाज कराएं तो वो मुफ्त में इलाज हो। लेकिन न्यूज़ 18 के पास एक ऐसा प्रिंट मिला है, एक ऐसी लिस्ट हाथ लगी है जिसमें कई ऐसे नाम हैं जो गरीबी रेखा से काफ़ी ऊपर हैं, मतलब जिनके पास खुद के इलाज कराने का पैसा है लेकिन वे भी सरकार से इसका पैसा ले रहे हैं और इन लोगों के चक्कर में गरीब जो है वो मजबूर हो जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने आयुष्मान योजना से जुड़े अधिकारियों से इसकी जानकारी ली तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस योजना में जो लिस्ट आई है वो 2011 के जनगणना के आधार पर है और इसमें वे कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। वहीं स्थानीय सांसद ने इस मामले को लेकर सरकार के सामने उठाने की बात कही है। प्रधानमंत्री का सोच सही था, सब कुछ सही था। वो चाहते थे कि गरीब आदमी का इलाज हो, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति लोग का मेरे नज़र के सामने बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बन गया, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी बना हुआ है। और हम जैसे गरीब आदमी का देख लीजिए, राशन कार्ड है, सब चीज़ है, लेकिन हम लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं दिया गया है। जो भी लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड है, प्रधानमंत्री लेटर है, तो वो जाके अपना पहले नाम चेक करेंगे। अगर उनका नाम आयुष्मान सूची में होगा, मतलब लाभार्थी सूची में, तब उनका कार्ड बनाया जा सकता है। ये लाभार्थी सूची उस पर आधारित है कि 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी, जिसको इंग्लिश में लोग सेक डाटा बोलते हैं। उसमें जिसका नाम पोर्टल पे अगर मिलता है, उन्हीं लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। कटिहार सहित देश में कोई इनकम टैक्स पे ही संपन्न परिवार के लोग जो आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, तो ये एक अपील जरूर होगा। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि वैसे लोग जिनके पास आयुष्मान कार्ड है और वो सक्षम है, तो इस कार्ड को स्वतः वापस कर देना चाहिए। कटिहार में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। एक तरफ प्रधानमंत्री का सोच ये था कि इस योजना के माध्यम से वैसे लोगों को लाभ दिलाया जाए जो सही मायने में इसका हकदार है। लेकिन कटिहार के अगर आंकड़ा की बात करें, कटिहार में लगभग 19 लाख लोगों का ये कार्ड बनना है, जिसमें अब 1.5 लाख के आसपास लोगों का कार्ड बना है। लेकिन इस बीच एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। वैसे कई लोग हर दिन इस कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं जिनको इसका लाभ सही मायने में मिलना चाहिए। मगर एक जो कागज न्यूज़ 18 के हाथ लगा है, उस आंकड़े को आपको जरा दिखाते हैं। ये शहर के ही वैसे लोगों का आंकड़ा है जो बड़े व्यवसायी, बड़े उद्योगपति या बड़े कामों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका नाम इस कागज में दर्ज हुआ है। और कहीं ना कहीं दबे जुबान से अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि 2011 में जब सर्वे हुआ था, उसी आधार पर शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई है। न्यूज़ 18 के इस खबर पर अब जो कटिहार MP है वो भी मोहर लगा रहे हैं वो, और अब आने वाले दिनों में दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री से बात कर इसकी निदान की बात कर रहे हैं। देखना है कि सही मायने पर इस योजना का लाभ जो लोगों को मिलना चाहिए था, कैसे और कब तक उन लोगों तक ये लाभ मिलता है, और जो लोग इस गड़बड़झाले में लाभ लेकर लाभान्वित हो रहे हैं, उनके इस तरह के कार्ड पर कैसे और कब अंकुश लगता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं अरवल के सबसे बड़े सदर अस्पताल की, जहां की स्थिति देखकर आप समझिए कि यहां पर मरीजों को किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां पर कभी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीज दम तोड़ देते हैं या फिर डॉक्टर के अभाव की वजह से मरीज की जान चली जाती है। ऐसा ही एक नया मामला देखने को मिला जहां इलाज के अभाव में एक मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिला। दरअसल जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें बाप बेटे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने PMCH रेफर कर दिया। मरीज रेफर होने के बाद कई घंटे तक अस्पताल का चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की गई। बाद में डॉक्टरों की तरफ से ये बयान सामने आया कि मरीज की हालत उतनी गंभीर नहीं है, इसकी वजह से उसे एम्बुलेंस नहीं दिया गया। तो ये तस्वीर देखिए, आप समझिए कि सदर अस्पताल की स्थिति सुधरने का आखिर नाम क्यों नहीं ले रही है। उसके बाद ही बोले हैं, एक्सरे कराने के बाद ही। मतलब निर्धारित समय क्या है? लगभग हमको लगता है कि 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 के आसपास होना चाहिए। 4:30 अभी मरीज नहीं गया?
बिलों का अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गया नहीं गया, मेरा काम है बताना, समझ गया, उनके परिजन को समझाना कि क्या दिक्कत है, कितना अभी उतना गंभीर अवस्था नहीं है, उनको लग भी नहीं रहा है, लेकिन चूंकि सर में चोट है, सूजन है। और देखिए, जमशेदपुर की नागाडीह हत्याकांड को लोग अभी भी नहीं भूल पाए हैं। अब तक इस पूरे मामले में कुल मिलाकर 4 आरोपी अभी भी इस पूरे मामले में फरार हैं, जिसको लेकर तमाम संशय बरकरार हैं कि पुलिस की मुस्तैदी आखिर कहां नजर आती है। आपको बताते चले कि मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है और गवाही भी चल रही है। नागाडीह में बच्चा चोरी का आरोप लगाकर 3 युवक समेत 80 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई थी। कल नागाडीह हत्याकांड की 5वीं पुण्यतिथि परिवार के लोगों ने मनाई। परिवार के लोग आज भी उस घटना को याद कर कांप उठते हैं। पीड़ित परिवार दोषियों को फांसी की सजा देने के साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इससे पहले 5 साल पहले जो घटना घटी हमारे घर में, वो बहुत ही निर्दय और बहुत ही संवेदनशील था, जो याद करके भी आत्मा दहल उठता है। 30 से 40 लोग जो अपराधी हैं, उनसे हमारा यही है, न्यायालय से यही गुहार लगाते हैं, हमारा यही उम्मीद है कि कम से कम सबको फांसी की सजा दी जाए। राज्य सरकार जो है छुपा के रखी हुई है और हम लोग सीबीआई जांच का मांगते अभी थक गए हैं, लेकिन हम लोग थकेंगे नहीं। हम तो ऐसे भी मरे हैं, वैसे भी मरेंगे, कोई चिंता नहीं है। जो लगेगा लगाएंगे, समझे ना, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। और सीबीआई जांच के लिए जहां बोलेंगे हम जाएंगे और इसके लिए हमको सभी को फांसी होना चाहिए। अभी 5 जन अभी भी फरार है, जबकि 5 साल होने जा रही है। पिछले सरकार तो कुछ की नहीं और ये सरकार भी कहता है, ये सरकार से भी कोई उम्मीद हमको नहीं लग रही है, क्योंकि अगर 5 जन अगर 5 साल से पहले से फरार है और मैन अभियुक्त है, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी है। और देखिए, झारखंड सरकार के अधिकारी हेमंत सोरेन की लगातार किरकिरी कराने में लगे हुए हैं। ताजा मामला राजभवन में सरकार की फजीहत से जुड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए। हेमंत सोरेन के अधिकारियों का अंग्रेजी ज्ञान कच्चा। राजभवन में अधिकारियों ने कराई सरकार की किरकिरी। हिंदी और अंग्रेजी में अटका विधेयक। मनरेगा से लेकर माइनिंग लीज तक में करप्शन के आरोपों से जूझ रही हेमंत सरकार की चारों ओर किरकिरी हो रही है। अब राजभवन में हेमंत सोरेन के अधिकारियों ने सरकार की किरकिरी कराई है। हिंदी और अंग्रेजी के संस्करण में अंतर होने की वजह से राज्यपाल रमेश बैस ने कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक सरकार को लौटा दिया है। हेमंत सोरेन सरकार का एक और विधेयक राजभवन ने लौटाया। राज्यपाल रमेश बैस ने कल कृषि विपणन और पशुधन विधेयक 2022 लौटा दिया है। विधानसभा से पारित इस विधेयक के कानून बनने से कृषि उपज पर 2% कृषि बाजार समिति टैक्स लगना था। बजट सत्र के दौरान सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने के बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा था। राज्यपाल ने विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता होने का हवाला देते हुए सरकार को वापस भेज दिया है। क्या है पूरा मामला? कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी के संस्करण में अंतर पाया गया है। राज्यपाल ने विधेयक लौटाया, विसंगतियों को सुधारने को कहा। अब तक 4 विधेयक को राज्यपाल लौटा चुके हैं, यानी हेमंत सोरेन के अधिकारी बार बार सरकार की किरकिरी कर रहे हैं। अब इस विधेयक को फिर से प्रकाशित और पारित कराना होगा, तब जाकर राज्यपाल से मंजूरी मिलेगी। रांची से संवाददाता निरंजन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अपने 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। यहां पर उन्होंने राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर कहा कि इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए। कांग्रेस का दावा इस बार बनता है। मुख्यमंत्री से इसको लेकर लगातार बातचीत भी हो रही है। साथ ही अविनाश पांडे ने यह भी बताया कि 2 और 3 जून को राज्य में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। 2 जून को सभी जगह में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी प्रमुख लोग उसमें भाग लेंगे और
चिंतन कर जो चिंतन का सार है उसको आगे प्रदेश में हम कैसे सफलतापूर्वक अमल कर सके उस पर विचार करें। सर, आप मेजॉरिटी है और इसमें बहुत कंफर्टेबली हम जीत सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस निश्चित रूप से कोशिश करेगी कि इस बार कांग्रेस को मौका मिले। मुख्यमंत्री से आप भी बात करेंगे सर? मैं तो सतत उनके संपर्क में हूँ, बातचीत। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।